नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690653066089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। पे मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एसिड रेन के बारे में है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि एसिड रेन के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं एसिड रेन से रिलेटेड, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है एसिड रेन से रिलेटेड जो कि यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहला है यहाँ पर कि जो SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है या फिर हम क्लोरीन फ्लोरीन की बात करें, तो इन गैसेस की जो वृद्धि होती है उससे जो एसिड रेन होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, मतलब एसिड रेन का एक रीज़न है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके अलावा क्लोरीन फ्लोरीन, ये गैसेस जब बारिश के पानी के साथ मिलती हैं तब जो है एसिड रेन बनाती हैं। ठीक है, सो पहला तो हो गया आपका ये वाला स्टेटमेंट, तो आई थिंक कि आपको पता होगा ये यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड रेन के रीजंस हैं वो क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन फ्लोरीन, ये सारी गैसेस जब मिक्सअप हो जाती हैं वाटर के साथ में तो उसके बाद जो है वो एसिड रेन को डेवलप करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि इससे मृदा यानी कि जो आपकी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एसिड अगर आप डालेंगे मिट्टी में तो उसकी उर्वरता कहाँ रह जाएगी, फर्टिलिटी तो खत्म ही हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कवकों के लिए अनुकूल जबकि शैवालों के लिए ये प्रतिकूल है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कि फेवरेबल है किसके लिए, फंगी के लिए, जबकि अनफेवरेबल है एल्गी के लिए। ये स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर आपको पूछा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अब इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट जो नहीं है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। पहले की बात करें तो पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है आर्टिकल 148 जिसमें CAG का प्रावधान है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो ये 148 नंबर का आर्टिकल है जिसमें CAG का प्रावधान है। इसके अलावा सेकंड हम बात करें कि इनकी ड्यूटी की, तो CAG का काम क्या है, वित्तीय प्रशासन यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। वहीं इनके टेन्योर की बात करें तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, तो ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्योंकि CAG एक्ट 1961 का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। CAG से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, सिंगल स्टेटमेंट में आ सकता है, मल्टीपल में आ सकता है। तो एक बार आपने अब देख लिया है तो आई डोंट थिंक कि अब आप भूलेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, इसने महात्मा गांधी की लाइफ को चेंज कर दिया। ऑन टू दिस लास्ट, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा महात्मा गांधी को। एक बार जब महात्मा गांधी जोहानिसबर्ग से जा रहे थे डरबन, तो उस ड्यूरेशन में इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था हेनरी पोलाक। ठीक है, तो हेनरी पोलाक ने महात्मा गांधी को इस बुक के बारे में बताया था और ये पूरा लाइफ चेंज करने वाला इवेंट था महात्मा गांधी के, क्योंकि इस बुक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इस बुक के बारे में पूछा गया है कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, टॉल्स्टॉय के द्वारा, जॉन रस्किन के द्वारा, रिचर्ड हेडली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका जो राइटर थे वो कौन थे, जॉन रस्किन, यानी कि सेकेंड वन ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जॉन रस्किन यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, ये थोड़ा सा इसको आप फॉरगेट करिएगा। ठीक है, जॉन रस्किन है जिन्होंने इस बुक को लिखा था। ये जो बुक है आपकी ये 1860 की लिखी हुई थी और महात्मा गांधी को बहुत बाद में पता चला है, क्योंकि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और जोहानिसबर्ग से डरबन जा रहे थे उस ड्यूरेशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि हेनरी पोलाक के थ्रू उन्हें पता चला था और महात्मा गांधी ने बोला था इस चीज़ के लिए कि ये एक महान पुस्तक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से भी कोई स्टेटमेंट आ जाए। सो ये सारी बात थी हमारी इस बुक के बारे में। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन टू दिस लास्ट। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जॉन रस्किन की बुक है 1860 की, और हेनरी पोलाक के थ्रू महात्मा गांधी को इस बुक के बारे में पता चला था। महात्मा गांधी ने इस बुक के लिए बोला था कि ये एक महान पुस्तक है, यानी कि एक ग्रेट बुक है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है ऐसी अर्थव्यवस्था की जिसमें एक व्यक्ति एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित होता है यानी कि शिफ्ट होता है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी को ये प्रदर्शित करती है, संरचनात्मक, चक्रीय, घर्षणात्मक या फिर प्रच्छन्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका साइक्लिक। ठीक है, ये इस तरीके की क्या होती है, साइक्लिक होती है। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बात करते हैं, यहाँ पर बात करी गई है अंतर्राज्यीय परिषद और जो क्षेत्रीय परिषद है उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये सांविधिक है और जबकि जो क्षेत्रीय परिषद है ये संवैधानिक है। जबकि यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की तो आर्टिकल 263 इसके तहत इसको बनाया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो ये जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इसके बाद सेकंड हम बात करें, यहाँ पर बात करी गई इंटर स्टेट काउंसिल के जो संगठन है और जो उसकी प्रक्रिया है इसका निर्धारण संसद करता है, तो ये भी एक गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट होना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये तो बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रीय परिषद की तो इसकी गवर्नर करता है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। सही हमारा आंसर क्या आएगा कि निम्न में से कोई नहीं, तो डी जो है वो यहाँ पर सही रहेगा इसके बारे में। तो आज का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। सबसे पहला है जापान का संविधान जिसमें बात करी गई है यहाँ पर कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। दूसरा है आपका साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से आपको कमर्शियल फ्रीडम या फिर व्यापारिक स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप। तो देखिए यहाँ पर जो सही है वो कौन सा होगा, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट को लिया गया है, ये यहाँ पर एकदम सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही व्यापारिक स्वतंत्रता यानी कि जो कमर्शियल फ्रीडम है, ठीक है, कमर्शियल फ्रीडम भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो सदन है हमारे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो इसके बारे में भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ना कि यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। तो इस तरीके से ये हमारा गलत है। जो व्यापारिक स्वतंत्रता है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है, तो सेकंड वाला भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, थर्ड ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर सही है। वहीं अगर हम बात करें एकल नागरिकता की, तो जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके दो जो है वो सही आएंगे। एक आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा आएगा आपका जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर आपको वैसे तो एक ही चूज़ करना था, बट यहाँ पर दो जो हैं वो करेक्ट है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट भी लिया गया है और कमर्शियल फ्रीडम भी लिया गया है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सिंगल सिटीजनशिप। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के बारे में है, यानी कि जो कोरल रीफ्स होती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। सबसे पहला है कि वह सूक्ष्म जीवित प्राणी है यानी कि माइक्रोस्कोपिक लिविंग बीइंग्स है, तो ये यहाँ पर सही है। दूसरा है कोरल पॉलिप से बनी संरचनाएं होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ी रहती हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अलावा इन्हें महासागरों का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूर याद रखिएगा इनके बारे में कि इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी बोला जाता है। सो इस तरीके से कोरल रीफ से रिलेटेड आपके पास ये 3 पॉइंट हैं और एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, मतलब 4th वन। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिनीमाता समझौता, जिसे वर्ष 2013 में जो कुमामाटो जापान में है वहाँ पे इसको स्वीकार किया गया। तो आपको बताना है कि ये जो है किससे संबंधित है। जो मिनीमाता समझौता है यानी कि मिनीमाता एग्रीमेंट है, तो ये किससे रिलेटेड है। सबसे पहला है यहाँ पर पारे एवं उसके दुष्प्रभाव से यानी कि मरकरी और उसका जो साइड इफेक्ट है। दूसरा है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। तीसरा है पीओपी से। चौथा है आपका जो लेड है उसके दुष्प्रभाव से। सही आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला, यानी कि जो मरकरी है और उसका जो साइड इफेक्ट होता है उससे रिलेटेड है मिनीमाता समझौता। इसका ईयर भी आप याद रखिएगा, 2013। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बारे में अभी पूछा भी गया है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया है पीसीएस में इसके बारे में, और ये आपको मतलब कई बार देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हृदय, ये आपने सुना होगा,
HRIDAY, ठीक है। यानी कि जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से ईयर की है। तो ये जो इसका सही टाइम पीरियड है या फिर सही ईयर की हम बात करें तो 21 जनवरी सन 2015, ठीक है। यानी कि जो बी ऑप्शन है 21 जनवरी 2015, ये यहाँ पर सही होगा। अच्छा, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि 12 शहरों को इसमें चुना गया था। जिन शहरों की अगर हम बात करें तो इसमें आपका अजमेर था, अमृतसर था, अमरावती था, बादामी था, द्वारका, गया, कांचीपुरम। यूपी से बात करें तो मथुरा इसमें था और वाराणसी था, ठीक है। इसके अलावा पुरी इसमें था और वेलंकन्नी था और वारंगल था। तो इस तरीके से 12 जो हैं उन सिटीज़ को कवर अप किया गया था इसमें। तो ये इसके बारे में है। यहाँ पर आपको इसका जो ईयर है वो याद रखना चाहिए और जो मंथ मतलब ओवरऑल डेट ही इसकी याद रख लीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 21 जनवरी 2015 हृदय, यानी कि जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 12 सिटीज़ को इसके अंदर कवर अप किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको दिया हुआ है ये मैच कराने के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड कौन सा वाला है। पहला यहाँ पर है विश्व वन्यजीव दिवस। अब जो विश्व वन्यजीव दिवस है ये 4 मार्च को होता है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये होता है आपका 3 मार्च को, ठीक है। तो पहला यहाँ पर गलत है। इसके अलावा दूसरे की हम बात करें, इसमें बात करी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये 7 मार्च को होता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये 7 को नहीं होता है, ये 8 मार्च को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, ज़रूर इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विश्व किडनी दिवस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड किडनी डे। तो वर्ल्ड किडनी डे की बात करें तो ये होता है 12 मार्च को और ये यहाँ पर आपका करेक्टली मैच्ड है। इसके बाद फोर्थ की बात करें तो जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस जो है ये आपका 7 मार्च को है, तो ये भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बारे में भी यहाँ पर गलत दे रखी है। तो यहाँ पर डेज ज़रूर याद रखिएगा। वन्य जीव यानी कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है तो इसके बारे में क्या है आपका 3 मार्च। इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करें तो 8 मार्च। इसके अलावा वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च और जो आपका जन औषधि दिवस है ये कब होता है 7 मार्च को। इन डेज को ज़रूर याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई है स्तनधारियों का वह वर्ग जो बच्चा देने के बजाय अंडा देता है वह क्या कहलाता है। मोनोट्रम कहलाता है, मार्सुपियल स्तनधारी कहलाता है, अपरा स्तनधारी कहलाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको उन मैमल्स के बारे में बात करनी है जो कि मतलब बच्चा देने के बजाय अंडा देता है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, मोनोट्रीम बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला ए ऑप्शन जो है मोनोट्रीम, ये कहलाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें मोनोट्रीम की तो मोनोट्रीम की टोटल 5 प्रजातियां हैं जो कि मतलब अभी तक ज्ञात हैं, ठीक है। ये इनके बारे में याद रखना है आपको, टोटल 5 हैं और ये मेनली ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में ही पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो यहाँ पर सही है। सबसे पहला है इसमें ऑक्टोपस आया, उसके बाद डॉल्फिन, उसके बाद शार्क, दूसरा है कि पेंगोलिन, उसके बाद कछुआ, फिर हॉक, इसके बाद तीसरा है आपका सॉलमेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू और चौथा है आपका जिसमें मेढक आया, फिर केकड़ा, फिर झींगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3। ये आपका यूपीएससी का भी क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि अगर हम बात करें सैलेमेंडर की तो ये क्या है आपका एम्फीबियन है। इसके बाद पाइथन की बात करें तो ये कैसा रेप्टाइल है और उसके बाद कंगारू की बात करें तो वो कैसा है, मैमल है। सबसे बाद में क्या है, मैमल यानी कि स्तनधारी। तो इस तरीके से सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई है कि इसमें से कौन सा है जो कि स्वच्छंद उद्योग है यानी कि फूटलूज इंडस्ट्री है। इसमें हीरा है, कंप्यूटर चिप्स है, मोबाइल है या फिर ये सभी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि स्वच्छंद उद्योग होता क्या है। तो देखिए स्वच्छंद उद्योग का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक कच्चा माल जो होता है रॉ मटेरियल उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, उसके बिना भी काम चल जाता है, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है उस पर, मतलब स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर। तो यहाँ पर देखिए आपका हीरा है, कंप्यूटर चिप्स हैं और मोबाइल हैं। इन तीनों इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं भी इसको सेटल डाउन किया जा सकता है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज किस में आती हैं, आपका फूटलूज इंडस्ट्री में। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पिसी कल्चर की तो पिसी कल्चर जो यहाँ पर दे रखा है सब्जियों की खेती, बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि पिसी कल्चर किससे रिलेटेड है, आपका मछली पालन से, ठीक है, मछली पालन से। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर दे रखा है उलेरी कल्चर। उलेरी कल्चर आपका ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका सब्जी की खेती से, ठीक है, ना कि अंगूर की खेती से। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एरोपोनिक्स। अब जो एरोपोनिक्स है ये मृदा बिना जल में पौधे उगाना,
ठीक है, ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड है, केचुओं की खेती से, ये यहाँ पर सही है। तो अर्थवॉर्म फार्मिंग यानी कि वर्मी कल्चर, ये यहाँ पर करेक्ट है, तो डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपका ग्रासलैंड है उनसे रिलेटेड यहाँ पर पेयर्स दे रखे हैं। आपको जो गलत सुमेलित है यानी कि जो रॉन्गली मैच्ड है वो आपको बताना है, जो करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रैपी की, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका में, तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है आपका सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पहला वाला। दूसरे में हम बात करें पंपास के बारे में दे रखा है, तो देखिए पंपास की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, ये चीज़ सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में, तो एक आपका आता है लानोज, इनको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लानोज के अलावा सेराडो, ठीक है, सेराडो, तो ये सब घास के मैदान हैं जो कि आपके कहाँ पर हैं, साउथ अमेरिका में। तो ये चीज़ यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेंजलैंड। रेंजलैंड कहाँ पर आपका पड़ता है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक और घास के मैदान फेमस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि आपका क्या है, डाउन्स है, ठीक है। तो इस तरीके से दो हैं ऑस्ट्रेलिया के। वहीं सेराडो अभी हमने देखा ही, सेराडो कहाँ पर है आपका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर युग्म दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही युग्म कौन सा है, यानी कि जो करेक्टली मैच्ड जो पेयर है वो आपको चूज करना है। सबसे पहला यहाँ पर है नेशनल वाटरवे नंबर 1। अब नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये आपका इलाहाबाद हल्दिया खंड का है, ना कि आपका धुबरी से सदिया है, तो पहला यहाँ पर गलत है। दूसरे की बात करें जिसमें नेशनल वाटरवे नंबर 2 की बात करी गई है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, अभी हमने देखा ये नंबर 1 होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। इसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये कोट्टापुरम से कोल्लम है, ये एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें, अगला है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 4, जो कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग, ये भी यहाँ पर गलत है। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, थर्ड वाला, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो कि आपका कोट्टापुरम से कोल्लम है, ये यहाँ पर सही है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC, इसकी स्थापना यानी कि इसका इस्टेब्लिशमेंट जो था वो कब हुआ था, तो ये आपको ईयर बताना है यहाँ पर, और मंथ भी बताना है, डेट भी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 31 अक्टूबर 1920 यानी कि 31 अक्टूबर 1920, ये इसका सही आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके जो पहले अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष कौन बने, तो इनका नाम क्या है, लाला जी, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। वहीं अगर हम महासचिव की बात करें तो दीवान, इनके बारे में भी याद रखिएगा, चमन लाल, ठीक है, दीवान चमन लाल, ये इसके पहले महासचिव बने। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 3 फैक्ट्स कवर हो रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड, जिसमें पहली चीज़ क्या कि 31 अक्टूबर 1920 इसकी स्थापना हुई, पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और पहले महासचिव जो थे दीवान चमन लाल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इसका तीसरा और चौथा जो इसका सम्मेलन हुआ था, तीसरे और चौथे सम्मेलन में उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, मैं भी पूछ ले, तो वो हैं आपके CR दास, ये भी इंपॉर्टेंट है। CR दास के बारे में और क्या क्या फैक्ट हैं जो आपको पता है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। कोई पार्टी इन्होंने संगठित करी थी, किसी पार्टी को स्थापित किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, ठीक है। सो इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों से बोलना है कि भाई अगर आपने अभी तक इस वाले वीडियो को यहाँ तक फॉलो करा है, दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत छोड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का, यानी कि जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी थी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 का, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, कई स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको जो है जो सत्य है स्टेटमेंट, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो यहाँ पर चूज़ करना है। सबसे पहला है कि ये केस जो है मार्च 1929 में सरकार ने क्या करा कि 50 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि कितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, वो है 31। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आपको सही स्टेटमेंट चूज़ करना है। दूसरा स्टेटमेंट है इसने श्रमिक वर्ग के आंदोलन को मजबूत करा, तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन की वजह से जो श्रमिक वर्ग का आंदोलन था वो कमज़ोर पड़ा था। चर्चा बहुत मिली थी इस केस को, मेरठ कॉन्स्पिरेसी को, लेकिन इसकी वजह से जो वर्किंग क्लास मूवमेंट था उसको काफ़ी यहाँ पर वीकेंड हुआ था वो। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि कई ट्रेड यूनियन नेताओं को रेलवे हड़ताल के लिए गिरफ्तार किया गया था, तो तीसरा स्टेटमेंट ये यहाँ पर एकदम सही है।
कि कई सारे ट्रेड यूनियन के नेता थे जिनको रेलवे हड़ताल के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि ये जो मुकदमा है HSRA से रिलेटेड था। तो देखिए बिल्कुल भी HSRA से रिलेटेड नहीं था, कोई कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं था इसका HSRA से, तो ये यहाँ पर गलत है। तो जो सही स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संकिशा या फिर संकीशा, ये एक बौद्ध स्थल है और ये भी हाल में चर्चा में भी रहा था। तो इसके बारे में है यहाँ पर कि कौन से जिले में है, तो जिले का नाम आपको बताना है। ये है आपका कन्नौज, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या फिर चित्रकूट। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, फर्रुखाबाद। याद रखिएगा संकीशा या फिर संकिशा ये एक बौद्ध स्थल है, कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग द्वारा भारत के पहले SDG शहरी सूचकांक के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन जो है वो सत्य है। पहला यहाँ पर कि इसमें 50 शहरी क्षेत्रों को रैंक दिया गया। अब जो इसमें 50 नहीं है, ये टोटल कितने हैं आपके, 56 है, 56, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1 से 100 मतलब 1 to 100 जो है उसके पैमाने पर की गई, तो ये 0 से 100 है, ये भी यहाँ पर गलत है। इसके बाद है कि 100 का स्कोर का अर्थ क्या है कि शहरी क्षेत्र ने 2025 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यानी कि 2025 तक वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा जो भी टारगेट्स है। तो ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि ये टाइम पीरियड क्या है आपका 2030 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि सूचकांक में शिमला शीर्ष पर रहा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है कि ये जो सूचकांक है 2021-22 का, जिसमें भारत और जर्मनी की साझेदारी के साथ नीति आयोग ने इसको डेवलप करा है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, शिमला जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। तो ये यहाँ पर सही है। अच्छा, निचला पायदान सबसे लास्ट पर कौन रहा था, वो धनबाद है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जनजातीय गौरव दिवस, इसको कब मनाया गया और कब मनाने की इसको घोषणा करी गई, कौन सी डेट को, 1 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 15 नवंबर है या फिर 23 सितंबर है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, थर्ड वन, यानी कि 15 नवंबर, ये इसका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इसके बाद आगे हम मूव करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका एडलगिव हॉर्न इंडिया फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2021, इसके संबंध में यहाँ पर कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चूज करना है। सबसे पहला इसमें दे रखा है कि विप्रो के जो संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी, ये शीर्ष पर रही। देखिए इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले यही व्यक्ति हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अमिताभ बच्चन भी जो है इस लिस्ट में शामिल रहे, तो पहली बार अमिताभ बच्चन को भी शामिल करा गया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दूसरे और तीसरे नंबर पर आपके शिव नाडर और मुकेश अंबानी रहे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये यहाँ पर सही हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर याद रखना है आपको। इसके बाद आगे हम मूव करते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। इसमें पहला है आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सही सुमेलित वाला आपको चूज करना है, ठीक है। अब जो ये पहला यहाँ पर दे रखा है जिसमें बात करी गई है, जो आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 है, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो है कब से प्रकाशित होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर दे रखा है 2011, जबकि ये 2011 नहीं है, ये 2010 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, शीर्ष पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा, ये एकदम सही है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आपका, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, यही इसका सही मैच्ड है। इसके बाद अगला आता है आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक। यहाँ पर हिंदुस्तान का जो नंबर है वो कितना है, 100 है। सो देखिए अगर भुखमरी इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी हिंदुस्तान के बारे में इसमें बोला भी गया था कि भाई वैसे तो विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि भुखमरी वाले इंडेक्स में हम लोग जो है इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका, 101, 101 नंबर का शगुन जो है, शगुन मिला है यहाँ पर, ठीक है। सो सही आंसर क्या होगा इसका, 101, जबकि यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, तो यहाँ पर शीर्ष पर फिनलैंड रहा, तो ये फिनलैंड यहाँ पर नहीं है, इट शुड बी आयरलैंड, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सही आंसर होगा, जो करेक्टली मैच्ड है, वो सेकंड वाला है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टॉप्ड बाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था, दूसरा था, तीसरा था या फिर चौथा। सही आंसर क्या होगा आपका, थर्ड, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। 250 BC में ये संगति हुई थी। अशोका का टाइम पीरियड था। मतलब इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब अशोका आपका मौर्य जो वंश है उससे रिलेटेड है, आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा। पाटलिपुत्र में ये हुई थी, ये भी आपको यहाँ पर इसके बारे में
याद रखना चाहिए। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अलावा जो इसकी अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? मोगलीपुत्र तिस्सु ने। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर अभिधम्म पिटक जो है इसको मतलब इसकी रचना करी गई थी। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन या फिर कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति यानी कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इसको सेटअप किया गया है? राजीव महर्षि, धर्मेंद्र प्रधान, शशिकांत दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी निम्न में से किसकी विचारधारा से प्रभावित हुए? इसमें रस्किन है, टॉलस्टॉय है, थॉरो है और उपरोक्त सभी। अभी देखिए इसी सेशन में हमने देखा था कि रस्किन के बारे में ऑन टू दिस लास्ट, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे महात्मा गांधी, ये सही है। दूसरा अगर हम टॉलस्टॉय की बात करें तो इनसे भी महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। और टॉलस्टॉय मतलब यहाँ पर टॉलस्टॉय का अगर एक हम बात करें कि उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है, इससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और उनके जो अहिंसा आंदोलन अगर उसको देखें तो उसका बेस भी क्या रहा था? यही स्टेटमेंट रहा था, या फिर इनका जो विचार था उस विचार से मतलब प्रभावित रहे थे महात्मा गांधी, जो उनके आंदोलन में भी दिखाई पड़ता है। तो टॉलस्टॉय भी यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें है थॉरो। ठीक है, तो थॉरो की अगर हम बात करें तो थॉरो से भी महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। तो ये तीनों ही जो है वो यहाँ पर सही रहेंगे। तो आंसर जो आएगा वो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से कहें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका प्रोविजन किया गया है? ये आर्टिकल 75(3) है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 164(3) है या फिर आर्टिकल नंबर 78 है? तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि 75(3). ठीक है, तो ये यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें या फिर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो 74 से 78 तक ये आर्टिकल्स रहते हैं। सो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अटॉर्नी जनरल का ही मैंने नाम लिया था, तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है? सो अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें तो इसमें ये चीज़ बोली गई है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना या फिर उनको सहायता प्रदान करना, ये वाला काम किस में होता है? आर्टिकल 74 में। ठीक है, मतलब इसके ये प्रोविजन है वो आर्टिकल 74 में है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 164(3). तो आर्टिकल 164(3) की अगर हम बात करें तो इसमें ये चीज़ दे रखी है, जो गवर्नर है वो एडमिनिस्टर करेगा द ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब जो मिनिस्टर हैं उनको ओथ दिलाना या फिर शपथ दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल करेगा। तो ये आपका आर्टिकल 164(3) में गिवन है। तो ये आपका इसके बारे में है। बाकी अगर हम बात करें आर्टिकल 78 की, तो आर्टिकल 78 में जो प्राइम मिनिस्टर इनकी ड्यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आर्टिकल 75(3), ये यहाँ पर सही है। इसके बाद अब आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको चूज करना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रॉन्गली मैच्ड है वो कौन सा है? पीतल की मूर्तियों की बात करें तो मथुरा, मिट्टी के खिलौने बात करें आगरा, सिगरेट निर्माण की बात करें सहारनपुर और टॉर्च निर्माण की बात करें तो ये कानपुर। अब यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम टॉर्च की बात करें तो टॉर्च जो है, टॉर्च का निर्माण कानपुर में नहीं होता, ये यहाँ पर गलत है। ये है आपका लखनऊ। ठीक है, नवाबों का शहर है लखनऊ, तो लखनऊ है यहाँ पर इसका सही आंसर। वहीं अगर सिगरेट निर्माण की बात करें तो सहारनपुर बहुत इंपॉर्टेंट है और सेपरेटली भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है आपको। वहीं अगर हम बात करें पीतल की मूर्तियों की तो मथुरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका मिट्टी के खिलौने, तो मिट्टी के खिलौने ये आपके आगरा, और आगरा के अलावा अगर आपको गोरखपुर दिखे तो वो भी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे में देखें तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? आपका डी वाला, यानी कि टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग, ये यहाँ पर सही रहेगा क्योंकि हमको जो नॉट मैच्ड है यानी कि जो सही सुमेलित नहीं था वो चूज करना था। तो ये कानपुर नहीं है, क्या होना चाहिए आपका? लखनऊ। सो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 29 नंबर का, जिसमें एक तरफ आपको फसल उत्पादन दे रखे हैं, दूसरी तरफ कंट्री दे रखी है। सबसे पहले हम बात करें मैंगो की यानी कि आम की, तो ये आपका चाइना नहीं है, ये आपका होना चाहिए था इंडिया। ठीक है, इट शुड बी इंडिया। सेकेंड बात हम करें अनानास की यानी कि पाइनएप्पल, तो ये कोस्टारिका, ये यहाँ पर एकदम सही है। इसके बाद अगला आता है आपका ऑरेंज, जो कि यहाँ पर भारत दे रखा है, तो इट शुड बी ब्राज़ील, ये भारत नहीं है,
ये है ब्राज़ील। इसके बाद पोटैटो की बात करें तो बांग्लादेश, ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था आपका चाइना। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला। इसके बाद अब जो है आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कानपुर फर्रुखाबाद है, आगरा, कानपुर है, लखनऊ, सीतापुर या फिर बरेली, आगरा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, आगरा और कानपुर। ये जो है आपका लेदर गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ये वह हमारा आज का पूरा सेशन था, पूरी क्विज थी। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो मैंने आपको इमेज दिखाया था उस इमेज के बारे में, यानी कि दादा साहब नौरोजी के बारे में आपको जितने फैक्ट्स पता हो वो सारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद जो है कल जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मैं देखूंगा आपके कमेंट्स, जिसके भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर उनके बारे में फैक्ट्स होंगे जो एग्जाम स्पेसिफिक हैं, उनका नाम कल मैं अनाउंस करूंगा। वो सारे फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। सो फिर मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।